एबीसी के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हम लोग जो है लेक्चर प्रीवियस ईयर का जो प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन लेके आए हैं, ठीक है। तो इसका आज पार्ट 2 है। क्वेश्चन है, इफ माइक्रोवेव, एक्सरे and infrared rays, gamma rays, ultraviolet rays and radio wave and visible ray part of electromagnetic spectrum, next का है are denoted by M, X, I, G, U, R and V respectively. Which of the following represent arrangement of the ascending order? ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन ठीक होगा अकॉर्डिंग टू किसके दियर वेवलेंथ, उसकी तरंग दैर्ध्य के अनुसार। क्या कहा कि जैसे अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि जो स्पेक्ट्रम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अगर प्रिज्म से, कोई प्रिज्म है मान लीजिए, अगर यहां से लाइट क्या कराया जाता है, इंसिडेंट कराया जाता है। अब ये क्या हो जाता है, जब लाइट निकलेगा यहां से तो 7 कलर में स्प्लिट हो जाता है, विवजॉर जिसको बोला आपने, विजिबल है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 7 अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये कलर क्या दिखाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कैसे डिफरेंशिएट हो रही है, वेवलेंथ के। आप जानते हैं ये रेड होता है या इधर क्या वायलेट होता है, विवजॉर करके। तो सबसे कम वेवलेंथ, फिर दूसरी वेवलेंथ के आधार पर इनको हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो अब कह रहे हैं कि कोई एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। तो उसमें आपके पास देखिए ये विजिबल लाइट के अलावा और भी लाइट आती है, ठीक है। ठीक है, चलिए, ठीक है। तो हम अगर स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है कुछ ऐसे होता है। यहां पर सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, यहां लिख लेता हूं रेडियो वेव, ठीक है। सेकंड है आपके पास, मान लीजिए मैं मान लेता हूं रेडियो वेव के बाद क्या आ जाएगा आपके पास, माइक्रोवेव मान लेते हैं, माइक्रोवेव। अब रेडियो वेव, माइक्रोवेव आपको पता होना चाहिए, माइक्रोवेव, ठीक है। सिंपल सा माइक्रोवेव, तो जो जिसके अंदर आप कोई चीज गर्म करते हैं ना, ओवन माइक्रोन, जो माइक्रो होता है जिसके अंदर जो आप क्या करते हो, यहाँ से माइक्रोवेव निकलती है, ठीक है। उसके बाद क्या होती है, IR। रिमोट के अंदर आपने देखा होगा IR होती है, इंफ्रारेड होती है। फिर आपने देखा होगा विजिबल, जो अभी देखा था हमने विवजॉर, विजिबल के बाद अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, UV, अल्ट्रावायलेट, पराबैंगनी किरणें। फिर आता है आपके पास एक्सरे, जिससे आप एक्सरे करते हैं, ठीक है। फिर आता है आपके पास गामा रेस, गामा, ठीक है, गामा। अब आप जानते हैं रेडियो वेव, जितने भी रेडियो सिग्नल है रेडियो वेव आती है। और एक्सरे जानते हैं आप, गामा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है, जब आप न्यूक्लियर फ्यूजन, या आपके पास क्या है, जब किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट को क्या है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो क्या निकलती है, यानी वो टाइम के साथ डिके होती है, तो अल्फा बीटा गामा रेस निकलती है, ठीक है। तो गामा क्या है, फोटोन, ठीक है। तो अब इनके असेंडिंग ऑर्डर बताइए, ठीक है। सिंपल सी बात है, सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ है, अगर मैं इस वेवलेंथ विजिबल की याद भी रख लेना, वेवलेंथ होती है मिनिमम होती है 400 और मैक्सिमम होती है 700 नैनोमीटर, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ होती है अगर मैं बात करूं तो वो होती है रेडियो वेव, ठीक है। सबसे ज्यादा किसकी होती है, क्योंकि अगर आप लोग भूल जाए तो याद रखना गामा की जो होती है पेनिट्रेशन पावर हाई होती है, ठीक है, एनर्जी उसके पास ज्यादा होती है। तो E=H होता है फॉर्मूला, E=H, यानी E कितना, C/λ, यानी जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी क्या हो जाएगा,
लैम्डा। अब आप ये समझिए गामा रेज की जो एनर्जी बहुत ज्यादा होती है तो उसका वेवलेंथ सबसे छोटा होगा। अब ऐसा भी समझिए कि जैसे ही आपके पास विजिबल लाइट की बात करते हैं या आईआर की बात करते हैं तो हमारी बॉडी से पास नहीं हो पाती, यानी अगर रिमोट को मैं ऐसे कवर करूं तो वो रिमोट चलेगा नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसकी पेनिट्रेशन पावर क्या है, ज्यादा है। स्कैन कर पाते हैं ना, आपकी हड्डियों की इमेज आ जाती है एक्सरे में, तो क्या होगी, उसकी एनर्जी और ज्यादा होगी, तो उसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा, कम होगा। तो अगर असेंडिंग ऑर्डर की बात करता हूं तो ये हो जाएगा सबसे कम और ये सबसे ज्यादा, इधर की ओर बढ़ेगा वेवलेंथ कम से ज्यादा असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो सबसे जो ज्यादा है वो किसकी होती है, रेडियो वेव की। किसकी होती है, रेडियो वेव, इसमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपके पास किसकी हो जाएगी, माइक्रोवेव की। किसकी, माइक्रोवेव की। फिर माइक्रोवेव के पास आईआर, इंफ्रारेड, फिर विजिबल, विजिबल की है, फिर किसकी आ जाएगी, यूवी की आ जाएगी, यूवी, फिर यूवी के बाद एक्सरे, फिर एक्सरे के बाद गामा रे, ठीक है। तो ये कौन सा है, अब देखिए ये दिखा रहा है सबसे पहले जो आपके पास असेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले किसकी है, अगर मैं माइक्रोवेव की बात करता हूं असेंडिंग ऑर्डर में ना, ठीक है, तो असेंडिंग में सबसे ज्यादा किसकी है, तो किसकी हो जाएगी आपके पास, अगर यहां पर देखिए कितना हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन क्लियर हो जाएगा आपके पास, तो सबसे कम किसकी होती है, गामा रेज की, फिर एक्सरे की, फिर यूवी की, फिर विजिबल की, फिर अच्छा यहाँ कॉमा होना चाहिए, ठीक, ये बी सी ऑप्शन इज द करेक्ट। यानी आपके पास पहले आ जाएगा गामा, फिर आ जाएगा एक्स, फिर आ जाएगा यू, फिर आ जाएगा वी, फिर आ जाएगा आई, फिर आ जाएगा एम, फिर आ जाएगा आर, रेडियो वेव, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपके पास क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 86। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गोइंग through a vacuum described by A and B, E equal to E naught sin kx minus omega t, B equal to B naught sin kx minus omega t, ठीक है। तो अब हमारे पास कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जानते हैं जिसमें क्या है, कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आप जानते होंगे कैसे चलती है कि ई वेक्टर और बी वेक्टर आप जानते हैं। देखिए अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखी होगी आपने, जब भी आप ऐसे डायग्राम में देखा होगा, तो ये क्या है आपके पास, अगर ये है आपके पास ई वेक्टर तो ये बी वेक्टर, तो ये के इज ए प्रोपेगेशन वेक्टर, के इज ए प्रोपेगेशन वेक्टर, ठीक है, के। तो आपने ऐसा देखा होगा कि ऐसा कुछ चल रहा है, फिर इधर से जब आप देखोगे तो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। मैं इसको ड्रॉ कर दे रहा हूं, ऐसा आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखा होगा, ई वेक्टर और बी वेक्टर, और ये प्रोपेगेशन हो रहा है, ठीक है। ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, बी परपेंडिकुलर टू के, तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। आपसे पूछा है कि कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा, ठीक है, के इज अ वेव वेक्टर, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी होगा, तो ई नॉट के इक्वल टू बी नॉट ओमेगा आएगा, या ई नॉट बी नॉट इक्वल टू ओमेगा के है, या ई नॉट ओमेगा इक्वल टू बी नॉट के, या नन ऑफ दीज, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, पहले हमको वी नो दैट, हमको पता होना चाहिए, ठीक है, कि आपको हमेशा E बाई V का जो रेशियो है इसको बोलते हैं C, ठीक है। जब हमने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ाया होगा तो उसमें हमने आपको बताया होगा ये शॉर्टकट है, जब भी आपको E दिया हो B निकालना हो, या फिर आपके पास E दे रखा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना हो, या वेलोसिटी निकालनी हो, ठीक है, तो और या फिर E दे रखा हो B निकालना हो, B दे रखा हो E निकालना हो, ठीक है। तो आपके लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला यूज होता है,
हालांकि इसका एक और प्रॉपर मेथड भी है जो कि लेंथी है, आप लोगों के पास बहुत कम टाइम है तो आपको कुछ फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो ई बाई वी का रेशियो कितना होता है, हमेशा सी होता है। अब आप लोगों को कल मैंने इससे पहले क्लासेस में आपको ये भी बताया था कि C इक्वल टू कितना होता है, लैम्डा न्यू। इज ए लैम्डा इज अ वेवलेंथ, ये है वेवलेंथ और वेवलेंथ, और ये क्या फ्रीक्वेंसी, ये मैंने आपको बताया। तो एक चीज जानिए आप लोग, अगर मैं k इक्वल टू कितना होता है, k जानता 2 पाई बाई लैम्डा वेव वेक्टर। दूसरा, आप इसको मैं ओमेगा इक्वल टू कितना होता है 2 पाई, कितना होता है 2 पाई न्यू होता है फ्रीक्वेंसी, या फिर 2 पाई बाई सी बाई लैम्डा बोल सकते हैं हम। कितना होता है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू फ्रीक्वेंसी, यही तो होता है। न्यू इक्वल टू कितना होता है सी बाई लैम्डा, ठीक है। अब अगर मैं यहां से न्यू की वैल्यू निकालू तो कितने आ जाएगी आपके पास, न्यू इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई आ गया। अब यही दो फॉर्मूले में यहां से लैम्डा की वैल्यू निकालू तो कितना 2 पाई बाई के। दो फॉर्मूले सिंपल से आपको दिख रहे होंगे आपके स्क्रीन पे, इनको आप पुट कर दीजिए कहां पर, इस फॉर्मूले में, तो कितना हो जाएगा आपके पास, सी की वैल्यू कितने आ जाएगी, सी इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा की वैल्यू कितनी है 2 पाई बाई के इनटू वी की न्यू की वैल्यू कितनी है फ्रीक्वेंसी की, ये फ्रीक्वेंसी है तो कितनी है ओमेगा बाई 2 पाई, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया तो कितना ओमेगा बाई के आ गया। अब अगर मैं इस फॉर्मूले में रखूं सी की वैल्यू कितनी ओमेगा बाई के, तो कौन सा आपको लग रहा है, ये इनिशियली मैग्नीट्यूड दे रखा है। अगर आप देखिए, चलिए इसको आगे करते हैं, हो गया, इतना क्लियर है, समझ आया, अभी तक समझा कुछ नहीं। आपको ये फॉर्मूला मैंने कल भी कहा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जब आपके पास स्पीड ऑफ लाइट और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में आपको रिलेशन पता होना, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ, ठीक है। अब आपने ये फॉर्मूला तो आप जानते हैं, वेव वेक्टर इक्वल टू कितना होता है, k इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, एंड सेकेंडली ओमेगा इक्वल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना होता है 2 पाई इंटू लीनियर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, न्यू। अब न्यू की वैल्यू यहां से ओमेगा अपॉन 2 पाई आता है, यहां से हमने लैम्डा की वैल्यू निकाली और इस फॉर्मूले में पुट कर दी। इस फॉर्मूले में रखोगे तो कितना आ जाएगा ओमेगा बाई के, ये ओमेगा बाई के यहां रख देना है। अभी भी अगर हमारा मैच नहीं किया तो हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट क्या करेंगे हम, इसकी जगह कितना है, ये है ई की जगह कितना है ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये कितना आ जाएगा बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और ये कितना हो जाएगा आपके पास के, ये कैंसिल हो गया तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास ई नॉट बाई बी नॉट इक्वल टू ओमेगा बाई के। अब ओमेगा यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ई नॉट के इक्वल टू कितना हो जाएगा बी नॉट ओमेगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। बी के साथ ओमेगा है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपके पास, ठीक है। क्लियर है इतना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। कल भी हमने मैक्सवेल इक्वेशन लिखी थी, पर ये कह रहे हैं कि मैक्सवेल इक्वेशन डेल क्रॉस एच, जो आपके पास मैक्सवेल इक्वेशन है डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे प्लस डेल डी इन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल बाई डेल, ये किस पर बेस्ड है। तो जब हमने प्रूफ कराया होगा या फिर जब हमने मैक्सवेल इक्वेशन लिखवाया होगा तो आपको जरूर बोला होगा, कौन सा, मैक्सवेल की 4 इक्वेशन बताई होगी। पहली क्या है, डेल क्रॉस ई इक्वल टू कितना रो अपॉन एप्सिलॉन, हमने कहा होगा ये गॉस लॉ है,
क्या है ये? गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टेट। कहां पर है? इलेक्ट्रो। दूसरा डेल क्रॉस बी, ये कितना? 0, तो ये क्या है? गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टेट। थर्ड का हमने डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेल वाई बाय डेल्टा टी। ठीक है, ये कहा हमने किसका? ये क्या कहा? ये कहा हमने फैराडे लॉ, फैराडे लॉ। और फोर्थ वन कहा था हमने डेल क्रॉस बी इक्वल टू कितना? म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाय डेल्टा टी। ये कहा था हमने एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ। ठीक है, यही कहा था। अब सिंपल सी दो चीज हमको पता होना चाहिए कि B इक्वल टू कितना होता है? आपके पास म्यू एच होता है, म्यू नॉट एच होता है। और दूसरा चीज आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास म्यू नॉट E इक्वल टू डी होता है। सिंपली जब मैं यहां पर पुट करूंगा तो आपके पास क्या आ जाएगा? फोर्थ इक्वेशन डेल क्रॉस एच, म्यू नॉट यहां पर भी आ जाएगा इसके साथ, ये दोनों जगह से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना? जे प्लस इसके ये अंदर जाएगा म्यू नॉट ई, कितना आ जाएगा? डेल डी बाय डेल्टा। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये किस पर आधारित है? कौन सा है? एम्पियर्स लॉ। ए ऑप्शन इज करेक्ट। ए ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पर क्वेश्चन हमारे पास ये है कि ये आया कैसे। ठीक है, थोड़ा सा दिखा देते हैं हम कि आया कैसे। अगर आप सब लोग एम्पियर्स लॉ जानते हैं, ठीक है, अगर आप लोगों ने सबने एम्पियर्स लॉ तो सबने पढ़ा होगा। ठीक है, एम्पियर्स लॉ सबने पढ़ा, एम्पियर्स लॉ। ठीक है, एम्पियर्स लॉ। तो एम्पियर्स लॉ जो है वैलिड ओनली मैग्नेटोस्टेट। आप लिख सकते हैं कि ये सिर्फ मैग्नेटोस्टेट में वैलिड होता है। वैलिड ओनली मैग्नेटोस्टेट, मैग्नेटोस्टेट केवल और केवल मैग्नेटोस्टेट में होता है। जैसे आप बोलते हो कि कूलॉम्स लॉ जो आपके पास होता है, कूलॉम्स, ठीक है, जैसे आपके पास क्या होता है? कूलॉम्स लॉ होता है। यहां पर मैग्नेट, ये इलेक्ट्रोस्टेट में होता है। जब हमने बताया भी होगा आपको, ये बायोट-सेवर्ट लॉ। ठीक है, अगर मैं किसकी बात करता हूं? मैग्नेटोस्टेट की बात करता हूं, तो इसके इक्विवेलेंट ऐसे ही होता है, बायोट-सेवर्ट लॉ। जब आप लोगों के पास मैंने क्लास में बताया भी होगा कि इलेक्ट्रोस्टेट के सारे रिजल्ट कन्वर्ट हो जाते किसमें? मैग्नेटोस्टेट। तो जैसे इलेक्ट्रोस्टेट में आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा कूलॉम्स लॉ, तो यहाँ पे क्या पढ़ते हैं? बायो-सेवर्ट लॉ। जैसे यहाँ पर आपने इलेक्ट्रोस्टेट में पढ़ा गॉस लॉ, तो यहाँ पर क्या पढ़ते हो आप? क्या पढ़ते हो? एम्पियर्स लॉ। ठीक है, एम्पियर्स लॉ। अब एम्पियर्स लॉ का स्टेटमेंट देखोगे आप तो ऐसा लिखा आता है, आप सब लोगों को ये पता है, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल टू कितना होता था? म्यू नॉट आई। करंट ये इनक्लोज वाला करंट होता है। ठीक है, अब आप वही तो करते हैं। कैसे करते हैं? मान लीजिए ये एक वायर है, ठीक है, इस वायर से आर पॉइंट पर पी पॉइंट, सॉरी, ठीक है, या सीधी एक लाइन मान लो, सिंपल सी बात है, बायो-सेवर्ट आ जाए। ये सिंपल सी वायर है, इनफाइनाइट वायर है, कोई करंट आई फ्लो हो रहा है, इससे आर पॉइंट पर आपने क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो सिंपली आप क्या कर देते हो? क्लोज कर देते हो, क्लोज, ऐसा क्लोज लूप बना दोगे। कितना करंट इनक्लोज हो रहा है? ठीक है, तो ये इनक्लोज करंट हो गया। कितना इनक्लोज करंट है? म्यू नॉट बी डॉट डी एल। ठीक है, लाइन इंटीग्रल। ठीक है, अगर मैं इसमें स्टोक्स यूज करूं, बाय यूजिंग स्टोक्स लॉ, बाय यूजिंग स्टोक्स थ्योरम, स्टोक्स
थ्योरम। तो स्टोक्स थ्योरम क्या करती है, लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में बदल देती है। किसमें बदल देगी इसको, सरफेस इंटीग्रल में बदल देगी। ठीक है, इसको इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये क्या है, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ, सर एम्पियर्स लॉ। ठीक है, जैसे हमने गॉस लॉ की इंटीग्रल डिफरेंशियल फॉर्म पढ़ी होगी, वैसे यहां पर भी एम्पियर्स लॉ की इंटीग्रल फॉर्म है। डिफरेंशियल फॉर्म भी देखेंगे हम। तो यूजिंग, अगर हम स्टोक्स थ्योरम का यूज करेंगे तो लाइन इंटीग्रल किस में बदल जाएगा, सरफेस में बदल जाएगा। अब सरफेस क्या होगा, डेल क्रॉस बी डॉट ds, ये सरफेस में बदल गया। ठीक है, अब देखिए अगर ये सरफेस में बदल गया तो ये कितना रहा, ये भी तो सरफेस में बदल जाएगा, नहीं बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा ये भी। ये i क्या हो जाएगा, आप वहां पर मैंने बताया होगा कि क्या होता है, j इक्वल टू क्या होता है, i अपॉन डेल्टा एस परपेंडिकुलर एरिया, यानी ऐसा कुछ बताया होगा। यहां से कितना फील्ड लाइंस पास हुई, यानी कितना करंट हो, यानी करंट पर इस परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अगर मैं यहां से i निकालू तो इंटीग्रेशन ऑफ j डॉट ds, दोनों को इधर लाइए तो कितना हो जाएगा आपके पास, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डेल क्रॉस b माइनस म्यू नॉट j, बाहर से क्या आ जाएगा, डेल डॉट s। इधर लेके आया मैं, कुछ नहीं किया मैंने, देखो इनको इधर लेके आया बस। ठीक है, अब यहां से कितना आ जाएगा, डेल क्रॉस b इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट j। ठीक है, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स। जैसे हमने गॉस लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म पढ़ा था वैसे ही है। तो ये है आपके पास डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। अब ये आप बोलोगे वहां पर तो कुछ और भी था, इसके साथ ऐसा भी तो था। अगर मैं चलिए b की जगह कितना रख दूं, म्यू नॉट एच भी रख दूं, फिर भी कुछ और था। देख लीजिए यहां पर, अगर मैं यहां पर ये लिखता हूं डेल क्रॉस एच इक्वल टू, तो सिर्फ j आ रहा होगा, जे करंट डेंसिटी। अब ये हो गया, फिर भी हमारा ऑप्शन इसके साथ अगर क्वेश्चन में देखोगे तो डेल क्रॉस एच जे प्लस डेल डी बाई डेल्टा टी, ये था पूरा ऑप्शन। तो ये जो इक्वेशन थी बिफोर मैक्सवेल के अकॉर्डिंग क्या है, बाकी सब सेम था, डेल क्रॉस ई रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सेकेंड इक्वेशन थी डेल डॉट बी इक्वल टू 0, एंड थर्ड थी आपके पास डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी, और ये सेम था। यही तो मैक्सवेल ने मॉडिफाई किया था, कितना, म्यू नॉट जे, ये थी प्रीवियस बिफोर मैक्सवेल। आफ्टर मैक्सवेल ने इसको ही मॉडिफाई किया, आफ्टर मैक्सवेल सिर्फ फोर्थ वाली में मॉडिफिकेशन हुआ, डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट कितना, डेल डी बाय डेल्टा टी। ये मॉडिफिकेशन आया था उन्होंने जब हमने आपको क्लास में बताया था। तो ये आफ्टर मैक्सवेल है। इन्होंने जो ऑप्शन पूछा है बिफोर मैक्सवेल, ये जो आई है बिफोर मैक्सवेल थी, यहां से तो मैक्सवेल आया। ये तीन इक्वेशन इन्होंने क्या किया, जितना पूरा इलेक्ट्रो और मैग्नेटो में जितने इक्वेशन थे उनको कलेक्ट किया। ठीक है, इन्होंने जब LHS को RHS प्रूफ करना चाहा तो यहां पर गड़बड़ हो गई, इसीलिए इन्होंने मॉडिफिकेशन दिया, इसे बोलते हैं आफ्टर मॉडिफिकेशन। और इसी चीज को लिखा जाता है डेल क्रॉस एच इक्वल टू कितना लिखा जाता है, जे प्लस डेल डी बाई
डेल्टा टी ये लिखा जाता है। तो ये आफ्टर मैक्सवेल है, ये बिफोर मैक्सवेल थी ये जो इक्वेशन है। अगर आपसे पूछा जाए एम्पियर्स लॉ की डिफरेंशियल फॉर्म तो कितनी हो जाएगी, डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे। ठीक है, सारा कंसेप्ट आई थिंक क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास एन चलिए नेक्स्ट है ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ एट हाइट एच। एच ऊंचाई पर रिवॉल्व कर रही कोई सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ठीक, कृत्रिम उपग्रह कोई क्या है, पृथ्वी सतह से एच हाइट पर रिवॉल्व कर रहा है। द रेडियस ऑफ अर्थ इज आर, अगर अर्थ की रेडियस आर है, वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट वुड बी, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। तो दरअसल ये मान लीजिए अर्थ है, अर्थ का रेडियस कितना है, आर रेडियस है, इस आर से एच हाइट पर, इससे एच हाइट पर मान लीजिए एच, ये सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, ये सैटेलाइट, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो आपको सबसे पहले तो ऑर्बिटल वेलोसिटी पता होनी चाहिए। ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, ऑफ सैटेलाइट कितनी होगी, मैंने जब क्लास में करवाया होगा तो कितनी है, v इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट जी एम बाई स्मॉल आर, यही कहा था मैंने। इसके साथ साथ आप लोग एक और चीज रखिए, एस्केप वेलोसिटी भी याद रखिए, ये है ऑर्बिटल। ठीक है, जब मैं पढ़ाता था तब मैं बार बार बोलता था इसको क्या आएगा। और एक आता है एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी को बोलते हैं प्लायन वेग, क्या बोलते हैं, प्लायन वेग। तो ये कितना हो जाता था, 2gm बाई स्मॉल आर, यही आता था। इन दोनों में रिलेशन भी आता था कि क्या रिलेशन है, तो आपके पास जनरली क्या हो जाता था, अगर √2 कितना हो जाएगा, v स्केप कितना हो जाएगा आपके पास, √2 v ऑर्बिटल। ठीक है, √2। तो एक तो इसको भी ध्यान रखोगे आप, ये इंपॉर्टेंट है आगे के एग्जाम के लिए। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जब हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी गिवन है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी है, अंडर रूट जी एम बाई स्मॉल आर। आर तो आपको पता चल गया कितना, अर्थ से ऊपर कितना है, ये अर्थ की रेडियस आर है और इससे कितनी हाइट पर है, एच हाइट पर है, तो कितनी हो जाएगी, आर कितना हो जाएगा, आर प्लस एच हो जाएगा, ये तो आपको पता चल। फिर भी अगर मैं यहां पर इसको पुट कर देता हूं तो फिर भी मेरा आंसर नहीं आ रहा है, कोई मैच भी नहीं कर रहा है, मैच भी नहीं कर रहा है। तो क्या कर सकता हूं मैं, अगर यहां पर देखिए, ठीक है, क्या कर सकता हूं मैं यहां पर, क्या कर सकते हैं, मान लीजिए एक चीज ध्यान रखिए आप लोग, स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या रिलेशन है। स्मॉल जी की वैल्यू कितने, देखो F इक्वल टू कितना होता है गुरुत्वाकर्षण बल, F इक्वल टू यानी दो पिंडों के बीच लगने वाले, यानी ये कैपिटल एम ये स्मॉल एम बाय कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर, ये तो आता था।
या चलिए इसको कैपिटल आर लिख देते हैं हम। बस एक यूनिवर्सल कांस्टेंट आता था जी, ये था ग्रेविटेशनल फोर्स। अब एक फोर्स होता है जी इक्वल टू एम ए तो है नहीं यहाँ पर, ग्रेविटेशनल लग रहा है तो जी, अगर मैं दोनों में पुट कर दूं ऊपर तो कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर देख लीजिए तो कितना स्मॉल एम जी इक्वल टू कितना कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो गया, तो जी एम जी आर स्क्वायर इक्वल टू जी एम, ये आ गया। अगर मैं इस चीज को यहां पर रख दूं ऊपर वाले जी एम के लिए, तो कितना आ जाएगा वी नॉट इक्वल टू कितना अंडर रूट कितना कैपिटल जी सॉरी कितना आ जाएगा अंडर रूट, इसकी जगह कितना आ जाएगा यहां से देख लीजिए जी आर स्क्वायर बाय कितना यहां पर, इसके जगह देखो इक्वेशन 1 में रख देते हैं। चलिए इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। अब इक्वेशन 1 मान लिया, तो अगर मैं इस चीज को यहां पर पुट कर दूं तो कितना आ जाएगा आपके पास वी नॉट इक्वल टू अंडर रूट कितना जी आर स्क्वायर बाय नीचे कितना आर प्लस एच। अब अगर मैं बाहर लेके आ जाऊं क्योंकि आर स्क्वायर है तो आर इक्वल टू अंडर रूट अंदर कितना जी आर प्लस एच, ये क्या हो जाएगा आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये रूट है, ये क्या हो जाएगा आपके पास करेक्ट आंसर है। ठीक है, कुछ नहीं किया हमने, आप लोग सारे मैकेनिज्म समझ गए होंगे। ठीक है, कुछ नहीं किया, ये आर है, ये रेडियस है, एच हाइट पर है, तो सिंपली जब आपका आंसर तो ये होना चाहिए था, लेकिन कुछ आर की फॉर्म में दिया है, इसलिए हमने थोड़ा मॉडिफाई करने की कोशिश की कि क्या है ये देखिए, ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो मान लीजिए ए है, अगर हम ये इक्वेशन बी है, तो अगर दोनों से क्या है ए और बी से, ए एंड बी से क्या कर लेंगे एफ की वैल्यू पुट कर दी मैंने एक जगह, तो ये आ जाएगा जी एम की वैल्यू। अगर इस जे एम की वैल्यू में यहाँ पुट कर दूं तो कितना आ जाएगा जी आर स्क्वायर आर प्लस कितना हो जाएगा आपके पास आर प्लस एच हो जाएगा। ये तो रेडियस ऑलरेडी आर स्क्वायर है तो आर बाहर ले लिया। अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे लिए मैच कर रहा है। तो ऐसा कोई ऑप्शन है जो कि क्या है आपके पास वी नॉट इक्वल टू कितना आर अंडर रूट जी बाय जी सॉरी जी बाय आर प्लस एच। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, ऐसा कोई ऑप्शन है? तो यहां कोई मैच नहीं कर रहा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी इस बेस पे भी क्वेश्चन देखेंगे आपको भी। चलिए, ये तो ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन है, लगभग आसान क्वेश्चन है, बस आपको अगर इसका बेसिक पता तो आंसर लगा दोगे एकदम से। कैसे बेसिक पता है? बेसिक की बात कर लेते थोड़ी सी। क्या कहा कि एक 10 न्यूटन का फोर्स किसी पार्टिकल पे वर्टिकल डायरेक्शन में लगाया। ठीक है, ऊपर की ओर मैंने कितना लगा दिया, ऊपर की ओर मैंने लगा दिया 10 न्यूटन, और ये कोई ऑब्जेक्ट था। ठीक है, एफ ऊपर की वर्टिकल डायरेक्शन एंड डिस्प्लेस इन डाउनवर्ड है। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, कितना हुआ 0.5 मीटर, एस हुआ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, नीचे की ओर वर्क डन कितना हो गया, तो सिंपल सी बात है, वर्क डन जानते हो आप। अब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो कितना हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो एक माइनस कितना फोर्स कितना 10 इंटू 5 कितना 50। ठीक है, जूल पर। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो वर्क डन क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। अपोजिट है ना दोनों के,
तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 10 kg, अगर वेट कितना दे रखा है ऑब्जेक्ट का, 10 kg दे रखा है। इफ वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 10 kg, रिड्यूस टू 0, कहां तक रिड्यूस किया जा रहा है, 0 तक। अगर किसी वस्तु का क्या आपके पास 10 किलो वजन है, उसको रिड्यूस किया जा रहा है 0 तक ऑन इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर, ठीक है। द एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ विल बी, तो एंगुलर स्पीड पूछा ई ओमेगा। तो अगर इसके दो तरीके करने हैं, या तो आप डायरेक्टली इसको ध्यान रख लीजिए, या फिर क्या है डायरेक्ट, क्या है बस ई इक्वल टू इतना याद रखो, स्मॉल जी बाय आर, बस। अब g की वैल्यू ओमेगा इक्वल टू जी की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, r कितना है 64 किलोमीटर, 64 किलोमीटर 10 टू द पावर 3। तो ओमेगा इक्वल टू कितना कितना आ जाएगा, कर लीजिए इसको सॉल्व, कर लोगे सॉल्व, सॉल्व कैसे सॉल्व करोगे आप लोग, 1 0 से 1 0 काट दोगे, सिंपल सी बात है। तो कितना, तो ये 64 के बदले 1 इसके साथ ऐड कर दो, तो ये 1/64 के बदले कितने लिख दोगे 8, और ये 4 0 हो गए, तो 4 के बदले कितना 2 0, तो कितना सिंपल सा आंसर ही आ रहेगा। नहीं याद रहता ये, तो एक इक्वेटर में मैंने एक इक्वेशन बताई थी आपको, ठीक है, क्या बताई थी, एंगुलर वेलोसिटी के लिए, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी के लिए बताया था ओमेगा माइनस कितना बताया था m, रेडियस ऑफ अर्थ, उसके साथ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, यही तो बताया था। और या फिर मैंने एक g के ऊपर बताया था, g इक्वल टू कितना, g डैश इक्वल टू क्या है g माइनस कितना r स्क्वायर, r ओमेगा स्क्वायर। अब ये g कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, g 0 क्यों हो जाएगी, 0 वेट एज ए इक्वेटर पर, वेट 0 है, ठीक है, लिख देता हूं मैं 0 वेट एट इक्वेटर। तो इक्वेटर पे कितना 0 वेट है, तो 0 वेट है तो कितना g डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको बोलते हैं वेट लेस बोल देते हैं ना, वेट लेस है 0 डैश, तो g इक्वल टू कितना हो जाएगा ओमेगा r ओमेगा स्क्वायर। इसीलिए तो मैंने डायरेक्ट यहां पर आपसे ओमेगा इक्वल टू कितना लिखवा दिया था g बाई आर, ठीक है। तो एक फॉर्मूला ये, इसके ऊपर एक अच्छा क्वेश्चन भी आता है जब कॉस थीटा वाला कंसेप्ट आता है, एक ये आपके नोट्स में भी करवाया है मैंने, क्लास नोट्स में, इनको पुट कर दीजिए, यहां से आपके पास सॉल्यूशन, ठीक है, क्लियर है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ 2 प्लेट्स x एंड y ऑफ सेम मास, सेम मास है, 2 प्लेट है, r x इक्वल टू r, r y इक्वल टू 16r रिस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी vx by vy ऑफ देयर corresponding टू escape वेलोसिटी। अब मैं बता देता हूं हिंदी में, दो रेडियाई है, किसकी दे रखी है, 2 प्लेट्स की है, ठीक है, प्लेट्स क्या बोलो, 2 प्लेनेट्स की बोल दीजिए, प्लेट्स है प्लेनेट, प्लेनेट्स की, ठीक है, प्लेट्स है प्लेनेट्स है, सॉरी, ठीक है, तो करेक्ट है, ठीक है। 2 प्लेनेट्स क्या है एक्स वाई है, उनकी क्या मास सेम है, बस रेडियाई दे रखा आर एक्स का दे रखा आर, और आर वाई का दे रखा आपके पास 16r, बस। वो लगा कि स्केप वेलोसिटी, तो स्केप वेलोसिटी के लिए मैंने अभी लिखवाया था आपके पास, स्केप वेलोसिटी कितना आ जाएगा आपके पास √2gm/r, ये आ जाएगा स्केप वेलोसिटी।
ठीक है, इसके वेलोसिटी क्या आ जाएगी आपके पास ये, ठीक है, या मैंने आपको लग रहा होगा स्मॉल आर लिखवा है तो स्मॉल आर लिख दो, ठीक है, इसके वेलोसिटी। चलिए कुछ नहीं, अब देखो वी एक्स की जगह कितना, वी वाई, दोनों को डिवाइड कर रहा हूं मैं, वी एक्स की जगह कितना 2gm। अब देखो यहां पे कितना आर कितना दे रखा, आर एक्स इक्वल टू आर है, और यहां पर कितना 2gm बाई 16r, ठीक है, इसकी जगह रखते गए। अब ये तो दोनों कैंसिल हो गए ऊपर, तो यहां पे कितना आ जाएगा रूट ऑफ 16r बाई आर, ये तो हो गया, ये ऊपर चले गया, r से r कैंसिल, तो 16 का कितना हो जाएगा रूट कितना हो जाएगा 4/1, तो कितना 4:1 इज अ करेक्ट। कोई ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट।